दरअसल बीजेपी को मिलने वाला चंदा बढ़ता ही जा रहा है। करीब 90% चंदा सिर्फ बीजेपी को ही जाता है, बाकी दलों को मामूली ही चंदा मिलता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके खुलासे ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को चंदा दिलवाने में अब केंद्र की एजेंसियां भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि साल 2018 से 2023 के बीच करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ केंद्र की जांच एजेंसियों ने एक्शन लिया। फिर इन्हीं कंपनियों ने पिछले 4 साल में बीजेपी को 335 करोड़ रुपए चंदे दिए। यह हफ्ता वसूली है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि उनसे हफ्ता वसूली हो सके। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सत्ता पाने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। हमारे केंद्र सरकार से 3 सवाल। आंदोलन का आज 11वां दिन है। हर बीतते दिन के साथ सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। किसान पहले एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी जैसी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अब ये विरोध उनके साथ ही एक युवा किसान की जान जाने से भी जुड़ गया है। प्रदर्शन के दौरान युवा किसान शुभकरण की जान जाने के बाद एसकेएम के ऐलान के तहत किसान संगठनों तथा विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने आज यानी 23 फरवरी को ब्लैक डे मनाया। करनाल में किसान संगठन चड़ूनी ग्रुप ने असंध रोड स्थित प्योंतर टोल प्लाजा पर काला दिवस मनाया। भीड़ ने सरकार का पुतला भी फूका। अन्य किसान संगठनों के सदस्यों ने जिला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए हरियाणा और केंद्र सरकार के पुतले फूके। अमृतसर के गोल्डन गेट के बाहर भी किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला भी जलाया। तुलाराम चौक पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूका गया तथा उनके इस्तीफे की मांग की गई। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने शुभकरण की जान जाने के मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाने की मांग की है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की गई है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जान गंवाने वाले किसान के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, बहन को नौकरी देने की घोषणा की है। उधर हरियाणा सरकार ने किसानों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की घोषणा की थी, लेकिन किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखकर अब सरकार भी बैकफुट पर आने लगी है। पहले तो रासुका के तहत कार्रवाई करने का फैसला वापस लिया, वहीं बीजेपी सरकार के फैसले से साफ है कि किसानों के गुस्से से उसमें घबराहट बढ़ती जा रही है। चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में तैयारियां तेज हैं। कांग्रेस विपक्ष के इस गठबंधन का नेतृत्व करते हुए एक कर हर राज्य में सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रही है और सफलतापूर्वक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र से सबसे बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग पर चर्चा तेज है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चुनाव की तैयारियों के लिए मैदान में उतरने के बाद महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव की शिवसेना में हलचल तेज है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता ने उद्धव ठाकरे से बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे चली बातचीत में सीट शेयरिंग पर गहन चर्चा के बाद सकारात्मक परिणाम आने की बात कही जा रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर को भी गठबंधन के लिए एकमत कर लिया जाए। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ होने वाली है। एनडीए के नेताओं की 27 और 28 फरवरी को एक बैठक भी हो सकती है, जिसके बाद सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है। अब आपको बता दें कि दिल्ली में भी आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अंतिम दौर में है और जल्द ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले की घोषणा हो जाएगी। टीएमसी के साथ भी सीट बंटवारे पर फिर से बात शुरू हो गई है और संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस और टीएमसी में गठबंधन को लेकर बात बन गई है। एक तरफ विपक्ष का गठबंधन इंडिया मजबूत हो रहा है। विपक्ष जहां एक के बाद एक राज्य में सीट शेयरिंग की घोषणा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की टेंशन। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई के छापों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से हो रही। बीते दिन सुबह ही सीबीआई ने पूर्व गवर्नर के घर पर धावा बोल दिया था और छापों के बाद दावा किया जा रहा है कि उनके घर से कथित तौर पर भारी नकदी मिली है। सत्यपाल मलिक ने इन सभी दावों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर झूठा लांछन लगाया जा रहा है। पूर्व गवर्नर ने सोशलिस्ट सत्यपाल मलिक मोदी सरकार के मुख्य आलोचकों में रहे हैं। उन्होंने पुलवामा से लेकर अग्निपथ स्कीम तक मोदी सरकार की खामियों पर सवाल उठाए हैं। मौके पर एक बार फिर उन्होंने मोदी राज में परेशान किसानों की तरफ इशारा करते हुए कहा
कि वो किसान के बेटे हैं और किसानों को जाने का ऐलान करने के बाद से ही जयंत चौधरी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे का ऐलान होने के बाद अब आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। कांग्रेस सपा गठबंधन पर बीजेपी तंज कस रही है। वहीं जयंत ने कहा कि इस गठबंधन को मेरी शुभकामनाएं। इस बीच अखिलेश यादव ने भी संकेत दिए हैं कि जयंत अगर वापसी करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। अखिलेश ने तो यहाँ तक संकेत दिए हैं कि अगर जयंत चौधरी के परिवार का कोई सदस्य मुजफ्फरनगर से दावेदारी करता है तो वो ये सीट आरएलडी को देने पर भी विचार करने को तैयार थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी भी एक बार फिर इंडिया गठबंधन में जाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन में आरएलडी को यूपी में 7 लोकसभा सीटें दी थी, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट को लेकर पेंच फंस गया था। और जब केंद्र सरकार की तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया तो जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने का संकेत दे दिया था। लेकिन बीजेपी जयंत को 2 सीटों के अंदर समेटने की तैयारी में है। दूसरी ओर किसानों के आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ किसानों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिस कारण अब जयंत इंडिया में वापसी की। जेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राज्य में जन विश्वास यात्रा निकाली। नीतीश के पलटी मारने के बाद उन्होंने इस यात्रा को निकालने का फैसला किया था और जैसा कि उन्होंने प्रण किया था कि इस यात्रा के माध्यम से वो जनता को नीतीश के धोखे से पूरी तरह से रूबरू कराएंगे, उन्होंने इस यात्रा में किया भी वही। तेजस्वी ने 20 फरवरी को यात्रा की शुरुआत की थी और आज यानी 23 फरवरी को यात्रा बक्सर में रही। बक्सर में यात्रा में शामिल लोगों की भीड़ तेजस्वी से मिलने की चाह में बेकाबू नजर आई। तेजस्वी ने भी मौके पर चौका मारते हुए बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 2020 के चुनाव में हमने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। बिहार की जनता ने तब राष्ट्रीय जनता दल को मौका भी दिया था, लेकिन भाजपा ने जनता की आकांक्षा पूरी नहीं होने दी। छल कपट से हमारी सरकार नहीं बनने दी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि तब नीतीश ने लालू और राबड़ी देवी से माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि भाजपा हमें तोड़ना चाहती है। तेजस्वी ने बताया कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपने वादे के अनुसार जनता को नौकरी देने की शर्त रखी थी और 17 महीने में 5 लाख नौकरी भी दी। इसके साथ ही तेजस्वी ने जन विश्वास यात्रा के समापन पर 3 मार्च को पटना में महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं की महारैली का आह्वान किया। इस रैली में आरजेडी नेता भाजपा को उखाड़ फेंकने का शंखनाद करेंगे। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में उमड़ी भीड़ को देख अब भाजपा के अंदर भी डर बैठ गया है। तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता बिहार में नीतीश सरकार के साथ साथ भाजपा के लिए भी चुनौती बन। चुनाव पर विवाद तो सुलझ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपके कुलदीप कुमार को मेयर बना दिया गया, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेयर चुनाव के बाद कांग्रेस और आप ने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने दोनों ही पदों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी प्रशासन को मिलने के बाद इसे लेकर भी तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर चुनाव दोबारा होंगे। मेयर चुनाव के लिए आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन के तहत मेयर पद पर आप कैंडिडेट को चुना गया है और अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर कांग्रेस के खाते से उम्मीदवार उतारे गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि वर्तमान में बीजेपी की तरफ से सीनियर डिप्टी मेयर कुलजीत संधू और डिप्टी मेयर राजेंद्र शर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में कांग्रेस से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कैसे बनेगा? बताया जा रहा है कि मामले को लेकर अब 26 फरवरी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। कांग्रेस को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये फैसला भी उनके हक में आएगा। अब आपको बता दें कि काउंटिंग में धांधली के आरोप के बाद भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कुलदीप को ये पद